हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ के आ रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हम बात करें तो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो आपको ऑलरेडी हमने 9 लेक्चर पढ़ा रखा है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफी सारे टॉपिक आपको बता रखा है, जिसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर नस्ट इक्वेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ठीक है। बात समझ रहे, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसे कई सारे टर्म्स आपको बता चुके हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब टॉपिक आपको बता चुके हैं। आज के क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो नस्ट इक्वेशंस के आगे या नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नस्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है तो नस्ट इक्वेशन की मदद से उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे। और साथ ही साथ कई बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम लोग एसिडिक कंडीशन में उसका पीएच वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में। बात समझ रहे हैं, ये सारा बात सिखाएंगे आज हम लेक्चर नंबर 10 में। तो अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज हमारा चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा एक ही मकसद है, जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री, एकदम बेसिक से नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल तक केमिस्ट्री यहाँ पे हम सिखा रहे हैं आपको। तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारा बैच का नाम है टाइटेनियम बैच 2026-2027। अगर आप न्यू आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, आज के क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे बात करें तो आपको हमने एक इक्वेशन पढ़ा दिया था जिसका नाम क्या है सर, नस्ट इक्वेशन। हम बात करें, आपको हमने एक इक्वेशन पढ़ा रखा है जिसका नाम क्या है सर, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड माइनस 0.0591 बटा एन इंटू लॉग। ऊपर में क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है सर, ये पूरा का पूरा नस्ट इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन होता है। जैसे मान लो क्या, कोई एक इक्वेशन है क्या, x से x, y से, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो क्या, ए से ए हो, बी से बी हो, रिएक्शन कोई सी से सी बनता है और डी से डी बनता है। तो मान लो ये इक्वेशन क्या है सर, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा और उस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ये हमारे पास क्या है, नस्ट इक्वेशन है। और इस नस्ट इक्वेशन को हमने प्रूव करके इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लास्ट के क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव के साथ हमने बताया है, ताकि आपको समझने में कोई तरह से दिक्कत ना हो। आज इसी नस्ट इक्वेशन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे देखेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होता है बेटा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि रिएक्शन जिस रेट से आगे बढ़ता है, अगर उसी रेट से रिएक्शन पीछे भी आना स्टार्ट कर दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, क्या, साम्य अवस्था। तो कई सारा रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है, मतलब जिस रेट से प्रोडक्ट बना उसी रेट से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में टूटेगा, उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम नस्ट इक्वेशन को भी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही जा करके देखेंगे, समझेंगे। तो बोलता है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पुट कर दिया जाए या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लाया जाए। अब सवाल है सर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा, बेटा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आता है जब रिएक्शन कहां पे चला जाए, इक्विलिब्रियम में चला जाए। साफ सी बात तो यही है ना कि इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पे रिएक्शन कहां पे चला जाए सर, इक्विलिब्रियम में चला जाए। मतलब समझो, अगर ये स्मार्टफोन है, अगर ये स्मार्टफोन है तो पहले हम इसको क्या करते हैं सर, चार्ज करते हैं, फुली चार्ज करते हैं, पहले ये सारा एनर्जी को गेन किया, बाद में इस फोन को बहुत सारे यूज करते हैं, बाद में एनर्जी डाउन, मतलब जिस रेट से चार्ज किए अगर उसी रेट से डिस्चार्ज भी हो रहा है, यानी कि इसके अंदर जो रिएक्शन हुआ कहीं ना कहीं क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा। और इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन में है, उसका सिंपल सा मतलब है ये एरो, हाफ साइडेड एरो दोनों साइड, ये हाफ साइडेड एरो अगर कहीं दोनों साइड दिखे, इसका मतलब है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इक्विलिब्रियम
स्टेट ऑफ रिएक्शन, स्टेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब ऐसा रिएक्शन जो क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाता हो, उसको हम डबल साइडेड हाफ एरो से दिखाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। अब देखो सर, हम जानते हैं नस्ट इक्वेशन क्या होता है सर, हम नस्ट इक्वेशन जानते हैं, तो हमने यहाँ पे नस्ट इक्वेशन आपके लिए लिख दिया, कॉपी में यहां से लिखना स्टार्ट करना। देखो ई बराबर क्या, ई बराबर जानते हैं सर, ई सेल बराबर ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 0.0591 एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होता है, लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ये तो पता है। ये किसके लिए, ये रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। अब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसे ए से ए, बी से बी और सी से सी और डी से डी, ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड जहां पे आ जाए, वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे सर, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है सर, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन है ये, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन होने से क्या होगा कि जो इसका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग लिखते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी रिएक्शन को हम लिखते हैं क्या, क्यूसी बराबर क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी कि अगर इसका लिखाया जाए तो इसका कंसंट्रेशन ऐसे लिखाएगा, सी का पावर सी, डी का पावर स्मॉल डी, ए का पावर स्मॉल ए और बी का पावर स्मॉल बी, ऐसे करके लिखाते हैं, ठीक। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे कोई भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं हम लोग क्यूसी, है ना, क्यूसी लिखते हैं। तो क्यूसी बराबर क्या, रिएक्शन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं क्या, सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर ए और बी का पावर स्मॉल बी, मतलब जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो कहीं ना कहीं पावर में चला जाता है। ये बात आप क्लास 11th में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ था। आप पढ़े हैं हमारे चैनल से तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़े तो आप कहीं भी जरूर इसको पढ़े हुए होंगे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। हाँ चलो आगे चलते हैं सर। देखो यहां से बेटा नोट्स बनाना स्टार्ट करना, यहां से इस टॉपिक पे नोट्स बनाना स्टार्ट करना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब चलो सर आगे, आगे क्या कहता है आप, देखो वही रिएक्शन है ना, ए से ए, बी से बी, सी से सी और डी से डी, ये रिएक्शन किसमें सर, इक्विलिब्रियम में। अभी हमने बता दिया, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल आर टी बाय एल एन क्यू। क्यू क्यों लिखा, देखो क्यू हमने इसलिए लिखा, यदि कोई रिएक्शन ऐसे ए से ए, बी से बी होता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में सी से सी, सी से सी और डी से डी होता है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे लिखा जाता है रिएक्शन कांस्टेंट, और रिएक्शन कांस्टेंट को क्यूसी से लिखते हैं। क्यूसी जो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे क्या होता है सर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट में क्या है सर, प्रोडक्ट में सी है, तो जिसका कंसंट्रेशन होता है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके पावर में चला जाता है, इसका पावर सी, इसका डी है, इसका पावर डी, यहाँ पे ए है, इसका पावर स्मॉल ए और इसका पावर बी, ये बी है, इसका पावर बी। ये हमारे पास क्या लिखा है सर, ये हमारे पास क्यूसी लिखा है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। हाँ तो बोलता है यहाँ पे क्या, ई सेल बराबर ई नोट सेल आर टी एन एफ एल एन क्यू, बोलता है ई बराबर ई नोट सेल आर टी बाय एन एफ एल एन। देखो यहाँ पे क्यू बराबर हमने यहाँ लिख दिया, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों आया, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए रिएक्शन कांस्टेंट को क्यू से लिखते हैं या क्यूसी से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यूसी को आगे चल करके केसी में भी लिख सकते हैं, किसमें सर, केसी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ई सेल बराबर ई नॉट सेल आर टी एन एफ एल एन, सी का पावर सी, डी का पावर डी, बी का पावर बी और ए का पावर ए, इस इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में एल एन को हटाते हैं तो हम जानते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। देखो आगे, देखो जो जो बात हम बताए हैं उसी बात को आगे हम अप्लाई कर रहे हैं। अगला कंडीशन देखो, बराबर क्या, ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल 2.3, देखो एल एन को क्या किए सर, यहाँ पे एल एन को हम जानते हैं, एल एन क्यू को 2.303 से कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉग क्यू बनेगा। इस केस में इसको बोलते हैं क्या, देखो ये होता है एक्सपोनेंशियल लॉग और ये होता है नेचुरल लॉग। तो देखो अगर जैसे ही एल एन क्यू में कन्वर्ट किया गया इसको लॉग क्यू में, तो यहाँ पे 2.303 आर टी बाय एन एफ हो गया, साफ सी बात। ये हमारा इक्वेशन बन गया इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इक्वेशन लिख लेना कॉपी में, मिस बिल्कुल मत करना। यहाँ पे देखो आर क्या है सर, आर यहाँ पे होता है गैस कांस्टेंट, ये बता चुके हैं 8.313 जूल पर मोल पर केल्विन का वैल्यू। वहीं पे टी क्या है सर, टी होता है बेटा टेम्परेचर, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, इससे पहले हम बताए थे नस्ट इक्वेशन, वहां पे क्या ले रहे थे, वहां पे हम कई सारा हमने
डेनियल सेल का एग्जांपल लेकर के बताया था कि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो एन का वैल्यू 2 लिए थे। कई बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर हो रहा तो एन का वैल्यू 1 ले रहे थे। तो एन का वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, ये बात बता चुके। एफ क्या होता है सर, एफ एक फैराडे कांस्टेंट होता है और ये फैराडे कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू जो है 96,500 कूलम लिया जाता है, या इससे थोड़ा सा कम 487-88 के आसपास लिया जाता है। तो स्पेशल केस तो वरना जनरली ये लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो सर क्यू क्या है, क्यू बराबर है कि क्यू एक रिएक्शन कांस्टेंट है। क्या सर, रिएक्शन कांस्टेंट। और ये कब आता है, ये तभी आता है जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट समझने में दिक्कत होगा तो मैं कहूंगा तुम क्लास 11 जाना और इक्विलिब्रियम चैप्टर को एक बार, इक्विलिब्रियम चैप्टर को क्लास 11 में बेटा एक बार जरूर रीड करना। या फिर तुम्हारे पास अगर तुम्हारा क्लास नोट्स नहीं होगा तो बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन के चैनल पे ही हमने क्लास नोट्स भी अपलोड कर दिया हुआ है चैप्टर वाइज, वहां से जाके डाउनलोड करो, एक बार रीड जरूर कर लेना। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखना तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलें। आगे चलो सर, अब यहाँ पे बोल क्या रहा था, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया सर किसका, देखो हम यहाँ पे टी का वैल्यू 298 केल्विन ले रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही होता है टेम्परेचर। आर का वैल्यू 8.314 लेंगे और एफ का वैल्यू 96,500 लेंगे। अब ध्यान दो सर, यहाँ पे ई सेल बराबर ई नॉट सेल 2.303 RT बाय NF। देखो यहाँ बोल रहा पुटिंग दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2.303 RT NF। देखो एक चीज जान लो, इसका वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं तो कितना आता है सर, देखो इसका वैल्यू अगर n को छोड़ करके इसका वैल्यू पुट करते हो तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है 2.303, देखो इसको कैलकुलेट कर रहे होगा जब 2.303, r का वैल्यू क्या 8.314, ठीक है, नीचे क्या और टेम्परेचर का 298 केल्विन और नीचे क्या, नीचे हमारे पास होता है 96,500। ठीक है, इतना को तुम जैसे कैलकुलेट करोगे 0.0591 आता है। ठीक है, ये तुम कैलकुलेट से कैलकुलेट करके देखना, वैल्यू इतना ही पे आकर के फंस जाएगा, अटक जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, तुम एक बार ट्राई करके देखना, तुम तो ट्राई कर सकते हो ना, ट्राई करने से बेटा क्लियरिटी आता है चीजों में। क्या आता है सर, क्लियरिटी। तो जरूर तुम ट्राई करना, ठीक है, कैलकुलेट करने का उसको। ठीक है, अब देखो सर ई सेल आ गया, ई नोट सेल आ गया, इसका वैल्यू 0.0591 बटे n इंटू लॉग ये आ जाएगा। अब ये C का पावर C, D का पावर D, A का पावर A, B का पावर B। अब इसको रिएक्शन कांस्टेंट को अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए तो इसको QC, इसको KC से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो बोलता है क्या, ई सेल बराबर क्या के ई सेल बराबर क्या ई नॉट सेल 2.003 RT NF LN log Q, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है सर, देखो अगर हम लोग रिएक्शन ले लें, क्या रिएक्शन ले लें क्या एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, देखो जब कोई रिएक्शन अगर एक्चुअल इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाता है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाए तो उसका जो ई सेल होता है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आर रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकॉम इक्वल टू क्या रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए। यानी कोई रिएक्शन, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड एक पॉइंट पे इक्वल हो जाता है, तो इस पॉइंट पे क्या आता है सर, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। क्या आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो होता है ना ई नोट सेल, इस पॉइंट पे जो होता है ई सेल जो होता है बेटा, वो पूरा का पूरा सेल काम करना ही बंद कर देता है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे ई सेल क्या होगा सर, 0 हो जाता है। ठीक है, तो वही बोलता है क्या, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड होगा तो जो तुम QC लिखते हो, QC ये हमेशा KC के बराबर होता है। याद रखना, QC किसके बराबर हो जाता है, KC के बराबर हो जाता है। याद करो, तुमको 3 कंडीशन पढ़ाया जाता है, याद करो 3 कंडीशन पढ़ाया जाता है, एक QC ग्रेटर देन क्या KC, एक QC इक्वल टू KC और एक QC, ठीक है, QC लेस देन KC। देखो ये 3 कंडीशंस आपको पढ़ाया जाता है। आप एक बार क्लास 11 का NCERT बुक खोल लो, अपना नोट्स खोल लो, देखना ये 3 कंडीशन QC ग्रेटर देन KC, QC इक्वल टू KC, QC ग्रेटर देन KC। देखो अगर ये QC बड़ा है, ये QC रिएक्शन कांस्टेंट बड़ा है, यानी कि रिएक्शन क्या हुआ, बैकवर्ड रह गया, रिएक्शन आगे की तरफ आया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ा है, रिएक्शन किधर रह गया सर, बैकवर्ड रह गया, रिएक्टेंट की तरफ ही रह गया। अगर QC और KC इक्वल है यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ
बैकवर्ड है। अगर Kc का वैल्यू बड़ा है यानी रिएक्शन आगे की तरफ आया हुआ है। तो ये कंडीशंस एक बार कॉपी में जा करके देख लेना ताकि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। मैं क्लास 11 का बात है, थोड़ा सा बेटा जा करके जरूर देख लेना तीनों कंडीशन, ठीक है। तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, हम तो ये कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा तब, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड जब होता है तो बेटा ई सेल जो देखो क्यू होता है के इक्विलिब्रियम के बराबर, या के इक्विलिब्रियम लिखो या फिर यहाँ पे इसको केसी लिख दिया जाता है, के इक्विलिब्रियम या केसी, ठीक है। और डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, देखो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी से देखो जब हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती, घटती है। जैसे मैं अभी तुमको पढ़ा रहा हूं तो बताओ 1 घंटा बाद मेरे को भूख लगेगी, मैं थक जाऊंगा। तुम भी अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी। यानी कि जब भी कोई काम होता है तो एनर्जी घटती है, जब भी कोई वर्क परफॉर्म होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, जब भी कोई वर्क फ्रॉम होगा एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब कोई एनर्जी डिक्रीज होता है तो उसी एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, गिब्स फ्री एनर्जी कह देते हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है सर, जीरो हो जाता है, और ई सेल भी क्या होता है सर, जीरो होता है। ई सेल मतलब पूरा का पूरा जो सेल पोटेंशियल है इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या होता है सर, जीरो होता है। यानी ई सेल जीरो, तो ई सेल जीरो हो गया तो डेल्टा जी बराबर एक, तो ये फॉर्मूला भी आगे पढ़ाएंगे, एन एफ ई सेल जो होता है, ये फॉर्मूला को हम आगे जाकर फिर से ड्राइव करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि ई सेल जीरो हो गया, क्या हो गया सर, ई सेल जीरो, इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, इसमें घबराना मत, गिब्स फ्री एनर्जी को आगे बताएंगे, घबराना मत, अभी जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो। देखो ई सेल क्या हो गया सर, जीरो, ई सेल में पुट किया गया जीरो, यहाँ पे ई नॉट सेल कुछ नहीं, ये तो वही रहेगा। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या बताया सर, भी देखो अभी पुट नहीं किए गए लेकिन इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू एक तरह से फिक्स है, अभी आगे लिखेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, अब के क्यू की लॉग क्यू को क्या लिख दिया, लॉग के इक्विलिब्रियम या फिर केसी लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, के इक्विलिब्रियम या फिर केसी लिख देंगे, घबराना मत, दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। यानी कि नया ये जीरो हो गया, ये जीरो होने का मतलब है क्या, ये पूरा उठा के इधर लाएंगे, ठीक है। तो यानी ई नॉट सेल बराबर 2.303 आर टी एन एफ लॉग के क्यू के इक्विलिब्रियम या फिर केसी के रूप में इक्वेशंस को लिख देंगे। देखो आगे हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखो यहाँ से आगे क्या लिखा सर, देखो ई सेल बराबर क्या, ई सेल बराबर यहाँ पे ई नॉट सेल 2.303 आर टी एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर लॉग के इक्विलिब्रियम को अगर यहाँ पे रखें तो ये एन एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइड में, यानी कि लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा यहाँ पे एन एफ 2.303 आर टी ई नॉट सेल, क्या होगा सर, ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला सेल। बोलता अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, देखो अभी यहाँ पे क्या बोले, ये दोनों ये सारा वैल्यू तुम पुट करोगे तो हम तो बता ही रखे हैं कि 0.0591 या 59, ठीक है, 0.0591 आएगा, यानी कि लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। हाँ, लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर क्या, एन बटे 0.0591 के इक्विलिब्रियम। अगर कोई इसको ऐसे लिखता है तब भी ठीक है, कोई बोलता है सर हम के को लॉग के सी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लॉग के सी, ठीक है, एन बटे 0.0591 इंटू ई नॉट सेल। बेटा जो लिखना है लिखो, ये के सी और के इक्विलिब्रियम एक ही बात है। तो आप ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हुआ, और इसी इक्वेशंस पे हमारा जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे बनता है। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ। तो इसको लिखो, इस इक्वेशंस को भी जितना बताएं एक एक करके यहाँ पे कॉपी में ध्यान से यहां से लिखते जाना, ठीक है, समझ रहे हो, यहां से एक एक करके इस पेज को नोट कर लेना, इसके बाद ये पेज को नोट करना, मैं साइड हट रहा हूं, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर वीडियो को पॉज करके लिखते जाना। ऐसे पीडीएफ भी तो मैं डाल देता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि जब तुम लेक्चर देखते हो ना तो कंटिन्यू इन चीजों को कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। देखो वही बात सेम टू सेम यहाँ पे लिखें कि ई सेल बराबर तुम ये क्वेश्चन लिखो या फिर तुम ये लिखो। जैसे ये पेज लगता है हमको रिपीट हो चुका है, एक मिनट में रीचेक करता हूँ क्या रिपीटेड पेज है, हाँ ये रिपीटेड पेज है। चलो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, रिपीटेड पेज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 2 बार जो रिपीट हुआ है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, चलो हट गया। अब सीधा आते हैं यहाँ पे, देखो क्या कहता है, इक्वेशन 2 इसको लिखो, इक्वेशन 2 था ना ये, हाँ, इक्वेशन 2 गिव्स द रिलेशन बिटवीन किसके बीच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
ठीक है, केसी के बीच, एंड सेल रिएक्शंस एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। मतलब यहाँ पे दो चीज के बीच रिलेशन दिया हुआ क्या, देखो यहाँ देखो एक तरह से ई नॉट सेल बराबर क्या 0.0591 बटे एन इंटू लॉग के सी बोलो। ये देखो ये दो चीज के बीच रिलेशन दे रहा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ईएमएफ के बीच क्या है, रिलेशन दे रहा है। तो बोलो इसको समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? इसके आधार पे हमेशा याद रखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल जो होता है सर, ई सेल जो होता है जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाता है और इस कंडीशन पे सेल काम करना बंद कर देता है, इसलिए ई सेल का वैल्यू हमेशा क्या होता है सर, जीरो होता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलें। आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पे। अब देखो अभी तो एक इक्वेशन ड्राइव कर दी, अब ये इक्वेशन जो होता है जनरली ना, इससे पहले भी हम डेनियल सेल का एग्जांपल लेके समझे थे, तो इसको भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द सेल रिएक्शंस ऑफ डेनियल सेल ऑफ नस्ट इक्वेशन। देखो डेनियल सेल के लिए एक नस्ट इक्वेशन निकालना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में, मतलब डेनियल सेल में ऐसा मानो कि डेनियल सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जा चुका है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड एक दूसरे के बराबर हो चुका है, तो डेनियल सेल के अंदर ये रिएक्शन दिखाना है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते हैं, ठीक है। चलिए अब डेनियल सेल का यहाँ पे हमने एक फिगर बना लिया आपके लिए, ठीक है। देखो डेनियल सेल जैसा था यहाँ पे क्या, एक तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब मान लीजिए क्या ये रिएक्शन कहाँ पे सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन से होता है क्या, देखो कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चला जाए तो 3 पॉइंट सबसे पहला ध्यान रखना। पहला क्या, सबसे पहले क्या, द सेल वर्क लॉन्ग टाइम। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लंबे समय तक कोई सेल काम करेगा तो पहला क्या हो जाएगा, द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, यानी कि करंट जो जा रहा है वो करंट जाना हो जाएगा जीरो। आई बराबर क्या होगा सर, जीरो। करंट ही जाना रुक गया, अब करंट जाना रुक गया, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही बोलता था ईएमएफ ऑफ सेल बिकम्स जीरो, यानी कि ईएमएफ जो होता है सर, ईएमएफ यानी कि ई सेल जो होता है यहाँ पे वो भी क्या होगा सर, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन। तीसरा, एट इक्विलिब्रियम डेनियल सेल रिएक्शन से, डेनियल सेल का रिएक्शन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे सर। देखो जिंक का क्या होता है सर, देखो इधर का ट्रिक क्या था, इधर का ट्रिक था LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इधर का क्या ट्रिक था सर, RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे जिंक से जिंक का क्या हो रहा है सर, देखो यहाँ पे अगर रिएक्शंस लिखेंगे तो जिंक जो है बेटा सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशंस का एक एरो लगाओ, जिंक से जिंक जो है एक्वस मीडियम में जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यही होगा, है ना। दूसरी बात सर, यहाँ पे कॉपर का लेते हैं, तो इसके लिए कलर थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है। कॉपर क्या होगा सर, कॉपर जाएगा यहाँ पे रिडक्शन में, तो रिडक्शन में कब जाएगा, यानी कि Cu जो है यहाँ पे 2 प्लस एक्वस कंडीशन में, तो यहाँ पे Cu क्या आ जाएगा सर, सॉलिड मीडियम। यानी कि ये रिएक्शन अभी कहाँ पे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, क्लियर है। हाँ। अब देखो सर, अब इस पे क्या करेंगे सर, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे सर, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या एक तरह से जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि चीजों को समझाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो चलो चीजों को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एक बार रिएक्शन यहाँ लिख लो, ठीक है। देखो जिंक क्या है सर, जिंक यहाँ पे सॉलिड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या है, जिंक बना है यहाँ पे 2 प्लस कंडीशन एक्वस मीडियम, ठीक है। कॉपर का ले लो सर, कॉपर क्या करे यहाँ पे, कॉपर जो है 2 प्लस एक्वस मीडियम, यहाँ पे क्या बना, कॉपर बन गया सॉलिड मीडियम, ठीक है। यानी कि एक तरह से समझो कि ये देखो ये क्या है सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या अप्लाई करेंगे सर, लॉ ऑफ अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या सर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक तरह से लिख सकते हैं क्या, रेट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा सर,
एट इक्विलिब्रियम स्टेट में हम बात करें क्या होता है सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ROF बराबर क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यही होता है ना। यानी कि QC बराबर क्या, KC। तो हमने जानते हैं क्या, हम KC बराबर क्या जानते हैं, यानी कि हाँ देखो सर, यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देखा जाए, देखो देखो एक तरह से दोनों ग्राफ क्या होगा, एक पॉइंट पे आके दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, फिर मिल जाएंगे। देखो यहाँ ध्यान से देखो, देखो एक एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएगा ग्राफ, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये मिलता है, देखो यहाँ पे ऊपर वाला क्या सर, ऊपर वाला क्या, रेट ऑफ, देखो ये रेट ऑफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि ROF। नीचे वाला क्या सर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड यानी कि ROB, ठीक है। हाँ, अब जिस पॉइंट पे ये मिल गया, जिस पॉइंट पे ये मिल गया उसको क्या बोलेंगे सर, उस पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो होता है ये क्या, सेल जो है वर्क करना क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप कर देता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, सेल काम करना बंद कर देता है। यानी कि यहाँ पे देखो केसी बराबर क्या लिखेंगे सर, केसी, देखो कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे होता है क्या लिखते हैं सर, रे इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे हम लोग यही लिखते हैं, केसी बराबर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा सर, देखो जिंक 2+ एक्वस मीडियम, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या, Cu सॉलिड मीडियम। नीचे देखो सर, जिंक सॉलिड मीडियम का कंसंट्रेशन, बगल में क्या, बगल में यहाँ पे है कॉपर 2+ क्या एक्वस मीडियम, ठीक है। अब ध्यान दो सर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, एक पॉइंट यहाँ पे लिख देना, देखो ध्यान से, क्या हम जानते हैं क्या, कोई भी चीज अगर सॉलिड मीडियम में होता है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर माना जाता है ना, चाहे वो कॉपर हो चाहे जिंक हो, सॉलिड मीडियम में किसी का भी कंसंट्रेशन क्या 1 मोलर होगा। यानी कि ऊपर वाला जो है ये मल्टीप्लाई करके एक देखो इसको एक ले लेंगे, इसको भी एक ले लेंगे, यानी एक्चुअल में केसी बराबर क्या होगा सर, एक्चुअल में केसी बराबर इस कंडीशन के लिए जिंक पे 2+ एक्वस मीडियम का कंसंट्रेशन, नीचे क्या, नीचे हो जाएगा Cu 2+ क्या एक्वस मीडियम, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और यही हमारे पास क्या, यही एक तरह से हमारे पास केसी का इक्वल, मतलब केसी का एक्चुअल लिखाया हुआ वैल्यू है, ठीक है, बात समझ रहे। चलो अब यहाँ पे ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ग्राफ यहाँ एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल रिएक्शन रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ क्या बता रहा है कि सेल रिएक्शन जो है कहां पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे द ग्राफ रिप्रेजेंट हाउ द सेल रिप्रेजेंट क्या, द ग्राफ रिप्रेजेंट क्या, हाउ कैसे सेल इज स्टॉप वर्किंग, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ बता रहा है क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कि जो सेल है वो काम करना बंद कर दिया, हाउ द सेल इज स्टॉप वर्किंग, कैसे सेल ने काम करना बंद कर दिया हुआ है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं क्या, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, सेल ऑफ EMF इज 0। क्या हुआ यहाँ पे सर, EMF इज क्या
जीरो। ठीक है, इसको घेर दो ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, कॉपी में इसको लिख लेना। अब आगे क्या है यहाँ पे बोलता है, क्या एक तरह से देखो यहाँ पे क्या, देखो देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह से यहाँ पे एक तरह से जो केसी है ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ईएमएफ यानी कि ई सेल क्या होगा सर, एक तरह से जीरो हो गया। यानी कि नस्ट इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर केसी देखो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे वेयर केसी रिप्रेजेंट क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई सेल इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, ई सेल क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। ठीक है, समझ रहे, वेयर केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वहां पे क्या, वेयर केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होगा सर, जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो एंड इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ई सेल बराबर क्या होता है यहाँ पे, ई सेल बराबर हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब देखेंगे हम लोग नस्ट इक्वेशन। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यू इन नस्ट इक्वेशन। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यू इन नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे पुटिंग दीज वैल्यू कहां पे, इन नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो, क्या हो सकता है, हम जानते हैं क्या, ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल 0.0591 बटे क्या, एन की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे देखो एन की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉग यहाँ पे क्या लिखेंगे, केसी, केसी की जगह पे तुम चाहो, देखो यहाँ पे होता है क्या, लॉग केसी होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखो, एक सेकंड रुको, देखो पूरा इसको डिटेल में लिख रहे हैं क्या सर, यहाँ पे प्रोडक्ट बटे क्या, रिएक्टेंट यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे एन था, तो एट इक्विलिब्रियम पुटिंग दीज वैल्यू नस्ट इक्वेशन ये एट इक्विलिब्रियम। अब एट इक्विलिब्रियम क्या, ई सेल का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा सर, जीरो, ई नॉट सेल देखो यहाँ पे 0.0591, और ये नस्ट इक्वेशन के लिए तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू लॉग इतना का जगह पे क्या लिखोगे सर, केसी लिखोगे। अब केसी की जगह पे रिप्लेस कर दें क्या, तो डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ई से ई नॉट सेल बराबर क्या, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0.0591 बटे 2 इंटू लॉग। केसी की जगह ऊपर में क्या था सर, ऊपर में था हमारे पास जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम का कंसंट्रेशन, नीचे क्या है Cu 2 प्लस एक्वस मीडियम का कंसंट्रेशन। और ये जो इक्वेशन आया सर, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन एक तरह से क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिख सकता है, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो क्या, एक लाइन यहाँ पे लिख, तो इसके लिए क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर डेनियल सेल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा उसमें डेनियल सेल का ये फाइनल इक्वेशन होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो।
तो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ होता है, इसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये प्रूफ क्यों कर दिया, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, 3 पेज में गया, ज्यादा तो गया नहीं है, तो आराम से इसको कॉपी में ध्यान से इसको लिख लेना। चलिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो क्या आंसर है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है कैलकुलेट दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि केसी निकालना है फॉर दी गिवन रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बोल रहा है क्या केसी निकालो। देखो जब भी केसी निकालने बोले, सिंपल सी बात है, हमें जो भी पूछा हुआ उसी के पे काम करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो सॉल्व, क्या करो सर, सॉल्व। ठीक है, देखो सॉल्व करने के बाद इसको 2 पार्ट में बांट लो, क्योंकि जगह बचा के चलना है थोड़ा सा। टू फाइंड, क्या करना सर यहाँ पे, टू फाइंड केसी बराबर क्या, वाट, यही करना है हम लोग को, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन हो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इस सेल रिएक्शन को सेल नोटेशन में लिख सकते हैं, इस देखो जिंक सॉलिड से क्या, जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम, देखो ऐसे लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम प्लस कैडमियम 2 प्लस CD 2 प्लस एक्वस मीडियम सिंगल वर्टिकल कॉलम क्या CD, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू, यहाँ पे इसका दिया हुआ वैल्यू, इसका वैल्यू अलग दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हम क्या निकाल सकते हैं सर, ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। देखो ई नॉट सेल बराबर क्या करेंगे सर, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो तो ई नॉट सेल बराबर ई एनोड, देखो यहाँ पे ये क्या सर, ये हमारे पास RHS है, याद करो, और ये क्या सर LHS है। अब कोई बच्चा LHS और RHS नहीं समझता होगा, देखो बेटा RHS जो होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, और यह लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड क्या है, LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। देखो ये मैं नहीं आगे बताऊंगा, मैं सीधा यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसको कैथोड मानूंगा। तो कैथोड में क्या सर यहाँ पे CD 2 प्लस से CD। हाँ, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया बेटा पिछला लेक्चर देखना, क्योंकि ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड। ठीक है, ई नॉट जिंक 2 प्लस से क्या यहाँ पे जिंक। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, सब वैल्यू पुट करो। यहाँ पे कितना दिया है, कैडमियम का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना, -0.403 वोल्ट। ठीक है, -0.403 वोल्ट। ठीक है, माइनस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 0.706। देखो ये माइनस माइनस क्या जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू अगर लिखना चाहें क्या लिखा है सर, -0.403 प्लस 0.70 क्या 763, एक मिनट को 763। अब देखो सर इसमें ये माइनस वैल्यू आ गया, वैल्यू क्या आएगा सर यहाँ पे देखो, ई सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल बराबर वैल्यू क्या आएगा सर, देखो वैल्यू यहाँ पे ये बड़ा है तो प्लस में आना चाहिए वैल्यू। देखो 3 में 3 गया, बचा एक तरह से 0। ठीक है, हाँ, अब 6 में 0 गया, क्या बचा सर 6 बचेगा। ठीक है, हाँ, अब 7 में 4 चला गया, क्या बचा 3, यहाँ पे आएगा 0.360 वोल्ट। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो ई सेल बराबर क्या 0.36 वोल्ट। ठीक है, ये बोल सकते हो। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है केसी। तो केसी बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, देखो एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे हम लोग नस्ट इक्वेशन जानते हैं क्या, एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे नस्ट इक्वेशन क्या होता है सर, एट इक्विलिब्रियम पे नस्ट इक्वेशन क्या होता हो जाता है यहाँ पे ई नॉट सेल बराबर क्या 0.0591 बटे n इंटू लॉग क्या केसी। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, देखो n का वैल्यू अगर ध्यान से रिएक्शंस में देखोगे तो जिंक से जिंक पे 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 ही हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन +2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 है। तो एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा कहीं ना कहीं तुमको 0 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ ठीक है, चलो देखो एक तरह से, यानी कि यहाँ पे क्या ध्यान देने का सर। हाँ चलो आगे आते हैं सर, आगे जहां पे हम बता रहे थे। देखो अब ई सेल बराबर क्या सर, ई सेल बराबर यहाँ पे है 0.36 वोल्ट, ये तो क्लियर है। 0.0591, एन का वैल्यू क्या सर, एन का वैल्यू 2 लॉग केसी, यही तो बेटा निकालना है हमको, इसी को निकालना है। ठीक है,
देखो अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा सर 0.72 होगा 72 बटे क्या 0.0591 बराबर क्या लॉग के सी। ठीक है अब इधर आ जाओ लॉग के सी बराबर क्या अब 0.72 को 0.591 से वैल्यू देंगे भागा देंगे वैल्यू काफी छोटा आता है। चलो इसको मैं भागा दे देता हूं देखो 0. क्या सर यहाँ पे है 0.72 डिवाइड बाय कितना डिवाइड बाय 0.0591 देखो 0.0591 ठीक कितना है 12.18 आया 12.182 आ गया। ठीक है लॉग के सी। अब इस 12.182 को अगर हम चाहे कैसे लिखेंगे सर देखो इसको लिखने का सिंपल तरीका क्या है सर ये इस लॉग के सी को अगर के सी लिखें तो लॉग इधर जाके एंटी लॉग में बदल जाता है एंटी लॉग 12.182 ऐसे बनेगा 12.182 आप समझ रहे मेरी। हाँ अब ध्यान दो सर क्या अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्या होगा सर ध्यान दो अब इस एंटी लॉग को सॉल्व करना है सर एंटी लॉग को सॉल्व करने के लास्ट क्लास में हम बताए थे एक बार। ठीक है अगर आप तुम लोग ये लास्ट क्लास नहीं देखे हो तो मैं लॉग और एंटी लॉग पे एक क्लास और स्पेशल लूंगा। ठीक है वो आपको दिख जाएगा इसके इर्द गिर्द ही लेक्चर में तो वहां जाकर एक बार जरूर देख लेना लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंस बोर्ड में भी है नीट में भी है जेई में भी है तो लॉग एंटी लॉग वाला जो स्पेशल लेक्चर आएगा उसको तो जरूर देखना मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है चलो यहाँ पे बात करें सर एंटी लॉग को सॉल्व कैसे करते सर यहाँ पे है केसी बराबर क्या एंटी लॉग। देखो यहाँ इस वैल्यू को अगर हम तोड़ दें थोड़ा सा कैसे टूटेगा सर तो इसको तोड़ सकते हैं 12 प्लस 0.182 बोलो इसको अगर ऐसे तोड़े 12 प्लस 0.182 कोई दिक्कत है तोड़ने में सर बिल्कुल नहीं होगा है ना। अब ध्यान दो सर यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात क्या है लॉग को हम ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग और 12 को लिख सकते हैं लॉग 10 का पावर क्या 12 अरे लॉग 10 का पावर 12 पहले आएगा लॉग 10 का वैल्यू 1। ठीक है अब यहाँ पे मेन खेल है 0.182 को सेट करना देखो 0.182 को सेट करना देखो याद करो हमने आपको एक दिन पहले कुछ वैल्यू लिखाया था लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है सर 0 लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है सर 0.301 के आसपास होता है एक बार चेक कर लेते हैं लॉग 2 का वैल्यू कितना 0.301 लॉग 3 का वैल्यू कितना हुआ सर लॉग 3 का वैल्यू क्या 0.477। अब देखो मजे की बात यह है कि हमको 0.182 पे वैल्यू को अटका देना है यह 0. देखो ये 0. क्या है 301 यानी कि 1 और 2 के बीच 0.301 ये वैल्यू कहां पे से 0.182 आ रहा है। यानी कि ऐसे समझो कि अगर हम अगर यहाँ पे लॉग का वैल्यू अगर हम 1.5 के आसपास लेंगे तो 150 के आसपास आएगा। अरे इसका वैल्यू अगर 1.5 ले लो मान लो इसका वैल्यू क्या ले बीच का रास्ता निकालो 1.5 ले लो 1.5 लेंगे 0 और 301 के बीच क्या आएगा 0.150 के आसपास आ सकता है देख रहे हो 0.150 के आसपास आ जाएगा लॉग 1.5 का वैल्यू है ना आप समझ रहे हो। हाँ तो वही से ही हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे निकाल के देखते हैं 1.5 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा 1.82 लाने के लिए। चलो यहाँ पे पुट करके देखते हैं ठीक है देखो लॉग 1.5 से बड़ा ले लो देखो 1.5 में इतना आ रहा है 1.52 लेने तो 1.81 के आसपास आ रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू ले लेते हैं क्या देखो अगर हम वैल्यू लेते हैं ये देखो अगर हम वैल्यू लेते हैं क्या ध्यान दो अगर कोई वैल्यू लेता है 1.52 तो इसका वैल्यू आता है 0.18 मतलब 0.182 के आसपास आएगा। अगर वैल्यू 0.152 ले तो इसका वैल्यू 0.182 आएगा। यानी कि जो 0.182 आया है इसके बदले क्या ले सकते हैं सर लॉग 1.52। अब ये अप्रोक्सीमेट आपको अंदाजा लगा करके निकालना पड़ेगा इसलिए लॉग का वैल्यू आपको लॉग 0 का लॉग
log 1 का, log 2 का, log 3 का, log 4 का, log 10 तक हमने वैल्यू आपको याद रखना बताया था। मेरी बात सुन रहे हो? इसके आधार पे चलो पीछे वाला पेज पे आओ। यहाँ पे क्या पता चलता है? 0.182 को क्या लिख सकते हैं? log 1.52 लिख सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे याद करो, एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, और क्या क्या ध्यान दो, हमने कुछ कुछ फॉर्मूला बताया आपको। देखो, log m का पावर n क्या होता है सर? n इंटू लॉग m, है ना? जैसे log 10 का पावर 2 तो क्या होता है सर? log इंटू log 10, log 10 का वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 गुने 1 ले सकते हो, ऐसे करके, है ना? हाँ। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या, log m इंटू log n, log m इंटू n ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना? अगर कहीं क्या होता है सर, log m माइनस log n, क्या लिख सकते हैं सर यहाँ पे? इसको log m बटे n लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, क्लियर है? देखो, यानी कि यहाँ पे समझो चीजों को, क्या यहाँ पे चीजों को समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, केसी बराबर क्या, एंटी लॉग, ठीक है, log m इंटू एन 1.52 गुने 10 का पावर कितना, 12, ठीक है। ये काटो, कटेगा क्या, कटेगा यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है, एंटी लॉग लॉग कैंसल, यानी कि व्हाट इज केसी, केसी बराबर क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया 1.52 गुने 10 का पावर कितना, 12। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लॉग केसी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉग और एंटी लॉग से डील करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एंटी लॉग और लॉग के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद में स्पेशली एक लेक्चर भी बना दूंगा, तो वहां पे जरूर जाकर के देख लेना, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और है, आगे भी देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या सर, अगला क्वेश्चन जस्ट हमने जो उठाया हुआ है वो एकदम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन एकदम प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हमने, एग्जाम्पल 2.2, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है। ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दिया हुआ है, चलो सीधा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व, ई नॉट सेल बराबर क्या, 0.0591 बटे यहाँ पे क्या, 2 लॉग, 2 क्यों ले लिया, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या सर, लॉग केसी। अब ध्यान दो सर, यहाँ पे क्या, इसका वैल्यू दिया ऑलरेडी 0.46, 0.0591 बटे 2 लॉग केसी, ये पूछा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। 2 किधर लेते आओ, 0.46 अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.92 डिवाइड बाई कितना, 0.0591, ठीक है, बराबर क्या, लॉग केसी, लॉग केसी बराबर क्या, 0.92, ठीक है। क्या सर, 0.92 डिवाइड बाई क्या, 0.0591, ठीक है। कितना है सर, 15.56 के आसपास आया, कितना यहाँ पे है, 15.566 के आसपास आया, ठीक है, 15.566 के आसपास आया। अब देखो लॉग केसी को, देखो यहाँ पे फिर से देखो, फिर से आ गया यहाँ पे, लॉग केसी तोड़ो, यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हैं क्या, केसी बराबर देखो यहाँ पे एंटी लॉग क्या, 15.566 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ध्यान दो सर, यहाँ पे केसी बराबर क्या, केसी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे एंटी लॉग, तोड़ो इसको, 15 प्लस 0.566 के आसपास, 0.566 के आसपास, ठीक है। अब ध्यान दो सर, यहाँ पे क्या, केसी बराबर क्या, एंटी लॉग, ठीक है। 15 को लिख सकते हैं लॉग 10 का पावर 15, ठीक है। लेकिन 0.566 को क्या लिख सकते हैं सर, चलो 0.566 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे लॉग टेबल डिस्कस कर रहे थे इस पेज पे। देखो लॉग 3 का वैल्यू 0.477, अगर लॉग 4 का वैल्यू क्या होता है सर,
देखो log 4 का वैल्यू कितना 0.602, यानी कि 0.566 जो है वैल्यू किसके बराबर आएगा सर? ये वैल्यू 0.477 और 0.602 के आसपास आएगा। यहाँ देखें आप, यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखना चाहें क्या 0.566 कितना का अंतर है सर? देखो यहाँ पे हम बात करें 0.66, यानी कि यहाँ पे ध्यान दो कितना का अंतर है सर। सबसे पहले अंतर देखो, दोनों के बीच लगभग 77, मान लो यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो 40 का 480 और यहाँ पे 100, यानी 120 का डिफरेंस है। कितना सर? 120 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 60 जोड़ेंगे अगर, ठीक है, 120 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 60%, लगभग कितना सर? यहाँ पे लाने के लिए लगभग हम लोगों क्या, देखो कितना का डिफरेंस था यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, एक तरह से बात करें 120 के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। 120 का आधा कितना हुआ 60, 60 का आधा मतलब एक तरह से 0.6, यानी कि लॉग जो है इसके, देखो यहाँ जो वैल्यू है कितना, लॉग 3 लॉग 4 के बीच अगर हम लॉग 3.5 से ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है, आधा से ज्यादा लेना पड़ेगा। लॉग अगर हम लोग क्या ले लें 3.6 के आसपास ले लें, देखो वैल्यू चेक करो यहाँ पे, लॉग कितना, लॉग 3 पॉइंट अगर 5 चेक करते कितना आ रहा है 5.44 आ रहा है, हमें 5.66 के आसपास चाहिए, तो इसको 5 की जगह पे 6 करके देखो, तो 556 आ गया। मतलब लॉग यहाँ पे कितना देखो 120 था, 120 का आधा 60, ठीक है, 60 में लाएंगे और 60 को 0.6 मतलब लॉग 3 के जगह पे लॉग अगर हम लोग 3.6 के आसपास कर देंगे, मतलब देखो ये अप्रोक्सीमेट अप्रोच लेके बनाने वाला क्वेश्चन हो जाता है लॉ एंटी लॉग के टाइम सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू कितना है सर लॉग है, इसका जो वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पे कितना, इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा लॉग 3.6, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब देखो लॉग m इंटू एन, देखो यहाँ पे केसी बराबर क्या, एंटी लॉग इंटू लॉग क्या 3.6 गुने कितना 10 का पावर 15, ठीक है। ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल, बचेगा क्या, केसी बराबर क्या 3.6 गुने 10 का पावर कितना 15, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आया, ठीक है। चलो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ठीक है, और समझ गए, इसको कॉपी में लिख लो, यही हमारा निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। आप समझ गए, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है प्योर, ठीक है। अब आगे चलो सर, आगे क्या सर, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास नीट 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ो, कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे बन जाएगा। क्या बोल रहा है सर, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग देखो ई नॉट का वैल्यू दिया 0.56, ठीक है, बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू भी दे दिया है सर 0.059 वोल्ट, ठीक है। देखो यानी कि सीधा इक्विलिब्रियम सीधा देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो क्या, ई नॉट सेल बराबर क्या 0.0591 बटे एन इंटू क्या एन लॉग के सी, ठीक है। यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या ई सेल का वैल्यू कितना दिया 0.59, ठीक है। इतना को बोल रहा है, इतना यहाँ पे जो है ना इसको इसको इस पूरे को सॉल्व जब तुम करते हो, सीधा बोल रहा है क्या यहाँ पे वैल्यू कितना है 0. इतना का वैल्यू यहाँ पे 0.59 और इतना का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 0.059, 0.059 दिया हुआ, ठीक है, इंटू लॉग के सी, यही है ना सीधा। अब ध्यान दो सर, इसको काटोगे कितना आएगा सर को, लॉग के सी बराबर क्या, काटो यहाँ पे, काट के कैसे लिखोगे सर, काट के यहाँ पे लिखोगे 0.59 बटे यहाँ पे क्या 0.059, ठीक है। काटो, अगर यहाँ पे काटोगे नीचे क्या होगा सर, तो इस पॉइंट को हटाते हो, ठीक है, तो नीचे आएगा यहाँ पे 100 और इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे कितना आएगा 1000, ऐसे जस्ट ऐसे कट जाएगा, है ना। देखो काटो, ठीक है, ऐसे कटेगा, 10 बार में कटेगा, ठीक है।
अब log Kc का वैल्यू क्या है यहाँ पे, log Kc का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो Kc। अब यहाँ पे log 10 का पावर क्या 10 है, देखो 10 का पावर 10 लिख सकते हो इसे। अरे यहाँ पे 10 आया ना 10, एक मिनट को इसको एक लाइन और लिखेंगे ताकि तुमको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो यहाँ से पता करने से क्या बचा, यहाँ बचा केवल 10, ठीक है। अब इस 10 को हम चाहेंगे, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसको चाहेंगे log Kc। अब log 10 को लिख सकते हैं, log 10 का पावर 10, ये log log कटा तो Kc बराबर लिखा सकता है यहाँ पे 1 गुने 10 का पावर 10। तो यानी कि यहाँ इसका आंसर कितना होगा, log 10 का पावर 10। कितना इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी। बोलो ऐसे क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है, ये नीट 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम लॉजिकल है, एकदम इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो सर, इसके बाद जस्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, करेक्ट नस्ट इक्वेशन। देखो नस्ट इक्वेशन का करेक्ट नस्ट इक्वेशन क्या है सर, हम लोगों ने क्या बताया था, ई सेल बराबर क्या बताया, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बटे n इंटू log Kc। अब इसी को तुम घुमा के लिखो या सीधा लिखो, देखो यहाँ पे क्या दिया log Kc, अगर इसको log Kc लिखेंगे तो 2.303 RT बटे NF, ठीक है। या फिर देखो कौन सा इक्वेशन सही है, यहाँ पे चेक करो, ये इक्वेशन सही हो सकता है क्या, log Kc यहाँ पे है, नहीं NF यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, ये इक्वेशन गलत है, ठीक है। log Kc इधर आएगा, ठीक है। देखो ई से बराबर क्या 0.059, ये सही है, तीसरा नंबर सही है, बाकी बात जो ऑर्डर जितना भी है ये सब गलत है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये ई सेल तो होता ही नहीं है, काटो, ये नीचे तो होता ही नहीं है, काटो, यानी कि आंसर केवल क्या है सर, सी नंबर आंसर सही है, बाकी बात सारा आंसर यहाँ पे गलत है। यानी कि अभी तक आज के क्लास में जो भी हमने सिखाया वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे नस्ट इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, केसी का वैल्यू को, उसके लिए हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जितना भी अप्रोच है सारा हमने बता दिया। अगले क्लास में जो हम बताएंगे आपको पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अगले क्लास में क्या बताएंगे सर, पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने सिखाने से पहले आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर होगा तो आपको समझने में पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे, जितने भी बच्चे देखे, प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट करके तो जरूर जाना, ठीक है। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम पढ़ाएंगे आपको पीएच के बारे में, ठीक है। पीएच स्केल या पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल का, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।